दोस्तों, क्या अब अमेरिका खुलकर कह रहा है कि मजबूत भारत ही चीन को रोक सकता है? और क्या भारत ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने जा रहा है? और बांग्लादेश में 17 साल बाद सत्ता परिवर्तन भारत के लिए खतरा है या मौका? आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं और इन सब के पीछे जो बड़ी तस्वीर बन रही है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर शायद ही साफ दिखाई दे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड की। 11 फरवरी को अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में ट्रंप प्रशासन के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के शीर्ष राजनयिक एस पॉल कपूर ने साफ कहा कि क्वाड एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और भारत इसमें बहुत वाइटल भूमिका निभा रहा है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग, जिसे अब अमेरिका ओपनली इंडो पैसिफिक बैलेंस का पिलर मान रहा है। कपूर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क 2025 अब ऑपरेशनल स्टेज में है और इसमें इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाएगी और नए वेपन सिस्टम्स पाइपलाइन में हैं। लेकिन असली लाइन क्या थी? उन्होंने कहा कि मजबूत और समृद्ध भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा रोक सकता है। यानी सीधा संकेत, मजबूत भारत ही सीधे तौर पर चीन की स्ट्रेटेजिक स्पेस को रोक सकता है। यानी अगर हम देखें तो अमेरिका आज भारत से खुले तौर पर मदद मांग रहा है और इनवाइट भी कर रहा है। थैंक यू टू मोदी गवर्नमेंट, जिनके कारण आज भारत की ग्लोबल इमेज इतनी सुधर गई है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका भारत को पार्टनर के तौर पर देख रहा है या चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा मान रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। इसी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के बीच अब एक और डेवलपमेंट सामने आई है जिसने वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिका ने भारत को ट्रंप के नए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये वही बोर्ड है जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दूसरे फेज को मैनेज करेगा और रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस और स्टेबलाइजेशन जैसे मुद्दों को ओवरसी करेगा। इस बोर्ड में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे बड़े नाम शामिल हैं और खुद ट्रंप इसे चेयर करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि भारत का रुख क्या है? विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। और यहीं पर असली जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग सामने आती है, क्योंकि एक तरफ भारत के इजराइल के साथ मजबूत डिफेंस और टेक्नोलॉजी संबंध हैं, दूसरी तरफ गल्फ देशों के साथ एनर्जी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, और साथ ही भारत ऐतिहासिक रूप से पैलेस्टीनियन कॉज का भी समर्थन करता रहा है। ऐसे में अगर भारत इस बोर्ड का हिस्सा बनता है तो ये वेस्ट एशिया में उसकी भूमिका को एक नए स्तर पर ले जाएगा। लेकिन अगर भारत दूरी बनाए रखता है तो वह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्राथमिकता देता हुआ दिखाई देगा। यानी यह सिर्फ एक इन्विटेशन नहीं है, यह एक डिप्लोमैटिक टेस्ट है। अब देखना ये होगा कि भारत इस मौके को ग्लोबल पीसमेकर की तरह इस्तेमाल करता है या फिर बैलेंस्ड ऑब्जर्वर की भूमिका में रहता है। आपको क्या लगता है, इस सेंसिटिव समय में भारत को इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए या दूरी बनाए रखना बेहतर होगा? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं, साउथ एशिया में भी एक बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है जिसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। दरअसल 17 साल तक यूनाइटेड किंगडम में एग्जाइल में रहने के बाद तरीक रहमान अब बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर चुके हैं और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। अनऑफिशियल नतीजों के मुताबिक बीएनपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि रहमान अब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें तुरंत बधाई भी दी है और लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए सहयोग का भरोसा जताया है। लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। शेख हसीना के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे मजबूत दौर में थे। बॉर्डर मैनेजमेंट से लेकर काउंटर टेरर कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तक दोनों देशों के बीच अनप्रेसिडेंटेड क्लोजनेस देखने को मिली थी। लेकिन बीएनपी का राजनीतिक इतिहास थोड़ा अलग रहा है। अतीत में इस पार्टी का रुख भारत के प्रति उतना सहज नहीं माना जाता था और कई बार डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन भी देखने को मिला था। ऐसे में अब जब सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि नई सरकार के साथ रिलेशंस को नए सिरे से डिफाइन करना पड़ेगा। रहमान ने खुद कहा है कि भारत के साथ संबंध म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित होने चाहिए और ये
दोनों तरफ से होना चाहिए। इस बयान में ही संकेत छिपा है कि नई सरकार कुछ मुद्दों पर अपनी शर्तें रखना चाह सकती है। यानी साउथ एशिया में जो पॉलिटिकल रीसेट हो रहा है वो सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, इसका असर दिल्ली की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस पर भी पड़ेगा। और जब एक तरफ बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा हो, दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में बैलेंसिंग चल रही हो और इंडो पैसिफिक में क्वाड मजबूत हो रहा हो, तो ये साफ दिखता है कि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर रीकैलिब्रेशन करनी पड़ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इसी वेस्ट एशिया बैलेंसिंग के बीच एक और अहम डेवलपमेंट क्वाइटली आगे बढ़ रही है, जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत अब तेज हो गई है। फरवरी के अंत में एक इजरायली डेलीगेशन नई दिल्ली आने वाला है और दोनों देशों ने 2026 के अंत तक इस समझौते को फाइनल करने का लक्ष्य रखा है। ये कोई साधारण ट्रेड डील नहीं है। बातचीत जिन क्षेत्रों पर केंद्रित है वे भविष्य की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने वाले सेक्टर्स हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। यानी ये सिर्फ टैरिफ रिडक्शन का मामला नहीं है, बल्कि डीप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की दिशा में एक कदम है। अब पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखिए। एक तरफ भारत इजराइल के साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोलैबोरेशन को और गहरा कर रहा है। दूसरी तरफ वही भारत अमेरिका के गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार कर रहा है और साथ ही गल्फ देशों के साथ अपने एनर्जी और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को भी संतुलित रखे हुए है। यही है भारत की मल्टी लेयर्ड वेस्ट एशिया स्ट्रैटेजी, जहां कोई एक पक्ष चुनने के बजाय बैलेंस बनाकर इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सब डेवलपमेंट्स सिर्फ रीजनल डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है। इनके ऊपर एक और बड़ी परत चढ़ रही है और वो है टेक्नोलॉजी लीडरशिप की ग्लोबल रेस, जिसमें भारत खुद को एक नई भूमिका में स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है, जिसकी शुरुआत पिछले साल ट्रंप और मोदी ने की थी। अब उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस फ्रेमवर्क के तहत भारत यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ्स कम करेगा और भारत अपने एग्रीकल्चर आइटम्स पर एक्सेस अमेरिका को देगा और बदले में यूएस 18% टैरिफ लगाएगा कुछ भारतीय एक्सपोर्ट्स पर, लेकिन फार्मा, जेम्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स ये सब टैरिफ से बाहर रहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसके लिए भारत अगले 5 साल में $500 बिलियन यूएस गुड्स खरीदने का कमिटमेंट देना होगा, जिसमें एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, कोकिंग कोल सब शामिल। लेकिन वही इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है कि एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। पर ट्रंप गवर्नमेंट ने तो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स भी इस डील में इंक्लूड कर दिए हैं और जैसे ही ये खबर बाहर आई, भारत में कई जगह प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस डील को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, रशिया डिपेंडेंसी को कम करना, और दूसरा मैसिव यूएस मार्केट अलाइनमेंट। अब देखना ये होगा कि मार्च मंथ में फाइनल डिसीजन क्या होगा। दोस्तों, कहीं टैरिफ्स, कहीं इलेक्शंस, कहीं वॉर डिप्लोमेसी, और इन सब के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस कर रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।